42nd अमेंडमेंट एक बहुत कंप्रहेंसिव अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारे चेंजेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए गए थे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, और ये सारे अमेंडमेंट्स जो इस वाले अमेंडमेंट 42nd में हुए थे वो सारे बहुत ज़रूरी हैं, आपको याद रखने चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या चेंज आए थे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो 3 नए वर्ड्स थे हमारे प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पे ऐड किया गया था, जो कि पार्ट 4A में है और आर्टिकल 51A में है। ये ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही आई थी। और साथ में 3 न्यू DPSP को यहाँ पे ऐड किया गया था। वो DPSP क्या क्या हैं? पहला कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो कि आर्टिकल 39A है। दूसरे यहाँ पे जो DPSP ऐड किए गए थे वो थे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, ये 43A यहाँ पर आर्टिकल है। और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो आर्टिकल 48 है। ये तीनों आर्टिकल यहाँ पे DPSP को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। और क्या चेंज आए थे? 5 जो सब्जेक्ट थे जो कि स्टेट लिस्ट में थे उन्हें कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। वो 5 सब्जेक्ट क्या थे? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पहली स्टेट इन पर लॉ बना सकती थी, बट कॉन्करेंट लिस्ट में आने के बाद इन पर स्टेट के साथ साथ सेंटर भी यहाँ पर लॉ बना सकती है। तो ये 5 आपको चीज़ें ध्यान रखनी, 5 कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर शिफ्ट किए गए थे। और भी जो चेंजेस आए थे उन्हें भी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को यहाँ पर बनाने के बारे में बात की गई थी। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कैसे? जैसे कि अभी हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या आती हैं? एक IAS आता है, IPS आते हैं और IFS या IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये यहाँ पे 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो ऐसे ही जुडिशरी को भी एक ऑल इंडिया सर्विस यहाँ पर बनाने के बारे में बात की गई थी। और यहाँ पर एक नया जो सबसे बड़ा चेंज था कि प्रेसिडेंट को जो है वो कैबिनेट की एडवाइस से बाउंड होना पड़ेगा। ये आर्टिकल 74A में है कि अगर कैबिनेट कोई भी एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को तो वो उसे मानना ही पड़ेगा। ये यहाँ पे चेंज कर दिया गया था। और ट्रिब्यूनल्स जो हैं, ट्रिब्यूनल्स किस चीज़ के लिए? हमारे जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो आर्टिकल 14A में बनाए गए हैं वो यहाँ पर ऐड किए गए थे। ट्रिब्यूनल्स ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। और यहाँ पर एक जो कुछ निगेटिव चेंजेस थे वो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर अमेंडमेंट कर रही है गवर्नमेंट तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर है, मतलब उसे जुडिशरी स्क्रूटनाइज नहीं कर सकती। ये यहाँ पे चेंजेस लाए गए थे। और यहाँ पर अगर नेशनल इमरजेंसी किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट लगाना चाहती है तो वो लगा सकती है। एक्चुअली पहले नेशनल इमरजेंसी पूरे कंट्री में लगती थी, पर इन्होंने एक पर्टिकुलर पार्ट और पर्टिकुलर टेरिटरी पर लगाने के यहाँ पर नया प्रोविज़न ऐड किया था। और क्या चेंजेस आए थे? सेंटर किसी भी स्टेट में बिना उसकी परमिशन के आर्म फोर्स को डिप्लॉय कर सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे चेंज आया था। और इन्होंने क्या कर दिया था? डिड अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम। देखिए हमारे पार्लियामेंट का एक रिक्वायरमेंट है कोरम का, कि इतना लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है। ये फिलहाल 10% है या 1/10 है। ठीक है, 1/10 लोगों को अवेलेबल होना चाहिए टोटल मेंबरशिप में से। ठीक है, तो ये कोरम बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर इन्होंने कोरम की रिक्वायरमेंट को ही ख़त्म कर दिया कि अगर 10% लोग नहीं भी होंगे तब भी पार्लियामेंट अपना प्रोसीडिंग कर सकती है। और इन्होंने क्या करा था कि लोकसभा का जो टेन्योर था और स्टेट लेजिस्लेचर का जो टेन्योर था उसे 5 साल से बढ़ाकर 6 साल यहाँ पे कर दिया था। ये यहाँ पे बहुत अजीब चेंज था कि इन्होंने लोकसभा की टर्म को 6 ईयर के लिए यहाँ पे कर दिया था। अब ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। इसके बाद जनता गवर्नमेंट ने अपना सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट यहाँ पे किया था, जो कि 44th अमेंडमेंट है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि जनता गवर्नमेंट ने यहाँ पे लेके आया था 1978 में। अब क्या किया था इन्होंने जो कुछ उन्होंने बुरे एक्शन लिए थे, निगेटिव एक्शंस लिए थे, उनको सही किया। इन्होंने सबसे पहले
ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा को और स्टेट असेंबली को जो कि 5 साल है उसे वापस रिस्टोर किया, यानी वापस से ठीक किया। और यहाँ पर क्या करा, चेंजेस, इन्होंने जो नए चेंजेस किए थे, अगर कोई भी लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर का प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट करता है, वो भी एकदम ट्रू रिपोर्ट यानी फेयर रिपोर्टिंग करता है उनकी न्यूज़पेपर में, तो उसे प्रोटेक्शन है। मतलब अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट में हो रही प्रोसीडिंग्स को न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देता है और वो एकदम सही है, ट्रू लिखा गया है, जो भी लिखा गया है, तो उसे प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया था कि वो जो एडवाइस ऑफ कैबिनेट उसे दी जा रही है वो उसे एक बार वापस भेज सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए। बट यहाँ पे ये भी ऐड किया गया था कि जो भी रिकन्सिडर होकर जो एडवाइस वापस आएगी वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। ये आर्टिकल 74A अभी प्रेजेंटली जो चल रहा है, यहाँ पर ये प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दी गई है वो एक बार उसे रिकन्सिडरेशन के लिए यानी दोबारा सोचने के लिए भेज सकता है, बट दोबारा जो भी उसे एडवाइस दी जाएगी वो उसे माननी ही पड़ेगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भी पावर थी, जैसे कि वो अमेंडमेंट को स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते या फिर जो नॉन जस्टिसेबल इमरजेंसी हो गई थी, वो सबको यहाँ पर जितने भी उनकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर को यहाँ पर हैम्पर किया था वो वापस रिस्टोर कर दी थी इस अमेंडमेंट एक्ट में। और इन्होंने जो हमारे नेशनल इमरजेंसी में जो टर्म यूज़ होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसे चेंज कर दिया था आर्म्ड रिबेलियन में, नेशनल इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में। देखिए पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहाफ पर यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती थी, बट इन्होंने यहाँ पे ये टर्म डाला कि जब आर्म्ड रिबेलियन होगा तभी नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे लगाई जा सकती है। और यहाँ पे इन्होंने क्या चेंजेस करे हैं, इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट से हटा दिया था और इसे एक लीगल राइट डाल दिया था। लीगल राइट 300A, आर्टिकल 300A यहाँ पर इसे बना दिया, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे नहीं रही। वो 44th अमेंडमेंट एक्ट में उस फंडामेंटल राइट को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया था। और यहाँ पर ये भी बोला गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट हैं हमारे पास, उन्हें हम सस्पेंड नहीं कर सकती है गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी में भी। ये दोनों फंडामेंटल राइट नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होंगी, आर्टिकल 20 एंड 21। तो अगर फंडामेंटल राइट्स की आपको पता नहीं है कि कौन सा आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट है, तो उसके बारे में भी वीडियो चैनल पे है, आप उसे देख लीजिए, आपको सब आइडिया हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। यहाँ पर 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हुआ था। इसमें क्या होता, 10th शेड्यूल को यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में ये अमेंडमेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ मीन्स अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है या जो भी होता है, वो अगर अपनी पार्टी को चेंज करता है तो उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के बिहाफ पर उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये 10th शेड्यूल में यहाँ पर लिखा गया था, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पे ऐड किया गया था। नाउ 61st अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं। 61st अमेंडमेंट एक्ट में वोटिंग एज को जो है वो 21 से 18 ईयर यहाँ पर डिक्रीज़ कर दिया गया था। पहले 21 ईयर होना जरूरी था वोटर्स को, पर इसे डिक्रीज़ करके 18 ईयर यहाँ पर कर दिया गया लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए। 65th अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पर क्या हुआ था, पहले जो नेशनल जो SC और ST के लिए एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था, ठीक है, जो SC और ST के बारे में एक्शंस लेता था, उनके बारे में रिपोर्टिंग करता था, उनका प्रॉब्लम्स को देखता था। बट यहाँ पर एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन बनाया गया SC ST के लिए, और जो स्पेशल ऑफिसर था उसे हटा दिया गया। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर फॉर SC और ST को हटाकर नेशनल कमीशन बना दिया गया SC और ST के लिए। ये यहाँ पे 65th अमेंडमेंट एक्ट से चेंजेस लाए गए थे। 69th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर 1991 में आया था। इसमें यूनियन टेरिटरी को स्पेशल स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी NCR की यहाँ पर कैटेगरी या स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था दिल्ली को 69th अमेंडमेंट एक्ट में, और साथ में दिल्ली को 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया गया था दिल्ली को। यानी कि दिल्ली में इससे पहले कोई गवर्नमेंट नहीं होती थी,
स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती थी, जैसे अभी केजरीवाल की गवर्नमेंट है। तो ये 69 अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पे 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और 7 मेंबर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्टेब्लिश किया गया और एनसीआर का स्टेटस दिया गया। 71st अमेंडमेंट एक्ट से कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था शेड्यूल्ड लिस्ट में, 8th शेड्यूल लिस्ट में। वो थे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इन लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डाला गया था और इस टाइम पे जो लैंग्वेज थे वो 18 हो गए थे। अभी हम बात करते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में जो कि लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, 73rd एंड 74th। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था और 74th भी 1992 में आया था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। इससे पहले पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं थे, तो ये यहाँ पे डाला गया था। इनके लिए एक नया पार्ट 9 और एक नया शेड्यूल 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये ध्यान रखना कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट से क्या चेंजेस आए, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, पार्ट 9 को ऐड किया गया, 11th शेड्यूल को भी ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 74th अमेंडमेंट एक्ट में अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ को यहाँ पर ऐड किया गया। म्यूनसिपैलिटीज़ को यहाँ पर ऐड किया गया, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो होती हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और पार्ट 9A यहाँ पर ऐड किया गया, साथ में 12th शेड्यूल को ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दोनों अमेंडमेंट लोकल गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 73rd 74th आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अब 86 अमेंडमेंट एक्ट जो कि एक बहुत प्यारा सा अमेंडमेंट एक्ट है, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन को यहाँ पे फंडामेंटल राइट यहाँ पर बना दिया गया है, यानी राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन आपको यहाँ पर जो आज मिला है वो इसी अमेंडमेंट एक्ट से मिला है। और यहाँ पर जो ये किस आर्टिकल में मिलता है आपको, आर्टिकल 21A में यहाँ पे आपको ये फंडामेंटल राइट मिलता है कि 6 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही में क्या अमेंडमेंट हुआ था कि एक नई फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था 51A में। वो ये था कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। यानी ये हर पेरेंट्स या हर गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ड्यूटी होगी कि वो अपने बच्चों को जो 6 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं।